बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 21 का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो मैंने अगला शुरू करना था, लेकिन बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये जो क्लीन थ्योरम का लास्ट पार्ट का जो लास्ट रूल था, इसको एक दफ़ा ज़रा दोबारा जो है ना बता दीजिए। तो उसी वजह से इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा ताकि ये चीज़ हो रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो मैं उसको रिपीट करूँगा। मैं पता है हम फेस टू फेस नहीं बैठे हुए, तो ज़ाहिरी बात है थोड़ा बहुत हमें भी जो है ना ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। अच्छा, तो और पिछले लेक्चर के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको भी कवर कर लें। तो पहले तो ये देखें कि रूल नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 लेक्चर 17 में हमने पढ़ा था कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा क्लोजर के लिए बनाया जा सकता है। कि अगर मिसाल के तौर पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, और रेगुलर एक्सप्रेशन है ए स्टार प्लस ए स्टार बी, तो जिसके लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा आपके सामने बना हुआ है। तो इसके लिए अगर हमने कोई ऑटोमेटा बनाना है ऐसा कि जो इसके क्लोजर के लिए हो, यानी आर स्टार के लिए हो, यानी ए स्टार प्लस ए स्टार बी होल स्टार के लिए हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो हमने कहा था कि स्टार्टिंग स्टेट फाइनल स्टेट है, नल स्ट्रिंग पहले से एक्सेप्ट कर रही है, तो हम उसको जो है कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के ज़रिए जो हमारे पास आंसर आएगा वही उसका रिज़ल्ट होगा। इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अच्छा, एक इशू हमारे पास ये आया था, मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल है ए स्टार बी प्लस। तो अगर इसके लिए हमें कोई अगर फाइनाइट और इसका ये फाइनाइट ऑटोमेटा जो एक इक्विवेलेंट है वो गिवन है, अगर हमें आर स्टार के लिए यानी कि ए स्टार बी स्टार होल स्टार के लिए कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। यहाँ देखें जो आपकी इनिशियल स्टेट है फाइनल स्टेट नहीं है। देखो ये दूसरा केस है, ठीक है। तो आपने जो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को फॉलो किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक इशू था कि नल स्ट्रिंग नहीं था। क्योंकि पहले इस इशू को रिजॉल्व करना बहुत ईजी है। उसकी यानी वो रिजॉल्व कैसे करेंगे कि देखें इनिशियल स्टेट ही को फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, तो वो इस तरह का बन जाएगा ये। और ये इतना काम इसलिए काफ़ी हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट स्टेट पे कोई इनकमिंग एज नहीं है, सारे आउटगोइंग एजेस हैं। इनकमिंग में क्या मसला होगा वो अगले केस में मैं बताता हूँ। सोल्यूशन सिंपल, इसको एक्सेप्ट से डिक्लेयर करें, मशीन में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद, ये नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। अब आपने जो रिज़ल्ट बनाया अपना कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के ज़रिए वो कुछ इस तरह का था, जिसमें सिर्फ फ़र्क क्या था कि फ़र्क उसमें यह था कि यहाँ पे देखें आपके पास नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि वो इस मशीन से बना था, और जब हमने इस मशीन से बनाया इसमें प्लस लगा कर, तो अब यहाँ भी ये नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। फाइनल स्टेट का मसला क्या था कि भाई चूँकि यहाँ पे दो स्टेट फाइनल बन गई अब x1 और x4, तो जहाँ जहाँ भी x1 और x4 आएगा तो वही सारी फाइनल स्टेट्स होंगी। ये इशू रिजॉल्व। असल मसला इस केस में था जिसकी मैंने एग्जांपल भी आपको सॉल्व करने के लिए दी थी कि व्हाट इफ देयर आर इनकमिंग एजेस टू द स्टार्टिंग स्टेट। पहले तो ये समझें कि इससे मसला क्या होता है हमें। अगर हम सिंपली इसको प्लस बना दें देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। मसला क्या, तो देखें हम उसको जिस तरीके से सॉल्व करते हैं नॉर्मली वो ये है कि कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम से आप इसको सॉल्व करते हैं। आप एक एज एंडिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक लेके जाते हैं एम्प्टी एज, और उसके बाद आप एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो ये नीचे वाला रिजल्ट ही आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर आप देखें आपने जो इनिशियल स्टेट और उसको जो है ना, अच्छा, लेकिन इसमें एक और मसला था कि फर्स्ट स्टेट जो है आपके पास इनिशियल फाइनल स्टेट नहीं थी। आपने कहा ठीक है इसको भी मैं लगा देता हूँ, लेकिन ये काम नहीं करेगा। उसकी वजह कि अगर आप इसको लगा देंगे तो आपकी लैंग्वेज ही इनिशियली चेंज हो जाएगी। देखिए एट द एंड तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्योंकि कोई लैंग्वेज और उसका क्लोजर ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। एक फाइनाइट ऑटोमेटा और उसके क्लोजर का ऑटोमेटा ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ये अलग अलग ऑटोमेटाज हैं, और हर ऑटोमेटा ज़ाहिर है एक ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट हो दूसरे के। तो ये एक चीज़ है। जैसे FA1 FA2 अलग अलग ऑटोमेटा थे, तो FA1 प्लस FA2 जब बना है तो ये एक नया ऑटोमेटा बन गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि FA1 की सिर्फ FA1 की वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा या सिर्फ FA2 के। इसी तरह कॉन्कैटिनेशन के अंदर भी है कि FA1 एक ऑटोमेटा है जो किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, FA2 एक ऑटोमेटा है जो किसी और लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। इनको कॉन्कैटिनेट करने के बाद जो ऑटोमेटा आता है वो बिल्कुल एक न्यू लैंग्वेज है, उसको ये ना समझे कि पिछली लैंग्वेज है।
इसी तरह हमारे पास जो एफ ए है हमें दिया हुआ उसका क्लोजर निकालने के लिए, उसके बाद जो उसका रिजल्टिंग ऑटोमेटा आता है वो बिल्कुल एक अलग लैंग्वेज होती है। हम जो लैंग्वेज चेंज ना होने की बात कर रहे हैं वो ये है कि आपने इनिशियल ही क्या पहले ही ऑटोमेटा को चेंज तो नहीं किया ऐसा कि वो ख़राब हो जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास इनिशियल स्टेट एंडिंग स्टेट नहीं थी, तो ये देखें बी अगर ऑड नंबर में होंगे तब इनको एक्सेप्ट करेगा, इवन नंबर में होंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने जब इधर सिंपल कर दिया प्लस तो आपका तो सारा काम ही ख़राब हो गया। अब ये इवन ऑड दोनों को एक्सेप्ट करे, तो जिस लैंग्वेज देखिए आप माइनस को प्लस करने के बाद अब कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम लगा रहे हैं तो वो इसका रिजल्टिंग क्लोजर है, इसका क्लोजर नहीं है क्योंकि लैंग्वेज ही चेंज हो गई है। आपने इसको पहले वाले ऑटोमेटा को इस तरह से माउल्ड करना है कि आपका ये काम भी चले कि आपकी इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट भी हो ताकि एम्प्टी एक्सेप्ट करे क्योंकि क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, और आपकी इसके अलावा विद इन वन आइट्रेशन इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, और कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, इतनी चेंज तो आएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को कैसे निकाला कि भाई स्टार्ट स्टेट की नेचर ड्यूअल है। एक तो इनिशियल होगी उसकी कि इनिशियल स्टेट तो है और इसको फाइनल स्टेट भी माना जाए ताकि एम्प्टी को एक्सेप्ट करे, तो बीइंग अ फाइनल स्टेट एज वेल एज टू एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। और दूसरी वो चीज़ होगी कि अगर ये इनकमिंग एज कोई आता है तो उस वक्त में एक्सेप्ट ना करे क्योंकि वो स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ एम्प्टी के लिए इनिशियल को फाइनल स्टेट बनाया था। तो एम्प्टी के अलावा और किसी यानी और किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना हमें फर्स्ट स्टेट पे। तो आपने कहा कि इसी की एक हैसियत एक नॉन फाइनल स्टेट की भी है जो कि इंटरमीडिएट स्टेट होगी। तो आपने इस ओरिजिनल स्टार्ट स्टेट को दो स्टेट्स में स्प्लिट कर दिया। देखें ये आपके पास ऑटोमेटा है ओरिजिनल, ठीक है। आप इसी डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे, जैसे ये x1 है तो यहाँ पे y1 है, ठीक है। y0 को वक्ती तौर पे ज़रा भूल जाएं। ये x2 है तो ये y2 है, ठीक है। अब देखें इन दोनों का बिहेवियर सेम है, इन दोनों का बिहेवियर सेम इसलिए है कि अगर आप देखें x1 से b को रीड करके x2 पे जा रहा है, तो y1 से b को रीड करके y2 पे जा रहा है। सेम x2 के ऊपर एक लूप है a का, y2 के ऊपर लूप है a का। अच्छा जी, x2 b रीड करके वापस x1 पे जा रहा है जी, y2 b रीड करके वापस y1 पे आ रहा है, और x1 के ऊपर a का लूप है, यहाँ पे a का लूप है। ये तो ओरिजिनल लैंग्वेज है जो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये तो हमने एज इट इज इसी को यहाँ पे लिख दिया है, बस फर्क ये है कि x1 को हमने y1 और x2 को y2 का नाम दे दिया, और कोई मसला नहीं है। अब ये तो था नॉर्मल ऑटोमेटा, इसकी बिहेवियर में हमने कोई चेंज नहीं रखा। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इनिशियल स्टेट होती, सॉरी ये इनिशियल स्टेट है, अगर ये फाइनल स्टेट होती और एम्प्टी के अलावा कोई एक्सेप्ट ना करती तो उसके लिए एक अलग से स्टेट बनाई y0। x1 इनफैक्ट इसका एक वर्जन ये वाला है y0 का, जो कि सिर्फ एक दफ़ा की इटरेशन के लिए ये स्टेट पे सिर्फ एक दफ़ा दाखिल हो सकते हैं। यहाँ तो इनकमिंग है, बार बार आ सकते हैं, इस पे दोबारा नहीं आ सकेंगे। इसका बिहेवियर सेम यही होगा जो y1 का है यानी x1 का है, सिवाय इसके कि सिर्फ पहले करेक्टर को वर्ड के एक्सेप्ट करने के लिए, उसको रीड करने के लिए हमने इसको इंक्लूड किया। तो अगर इसका बिहेवियर देखें एज अ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो जैसे ही यहाँ पे आए एक्सेप्ट भी कर ले, तो इसका मतलब y0 माइनस भी है प्लस भी है। उसके बाद देखें b रीड करके सीधा x2 पे भी जा सकता है, तो हमने कहा जी b रीड करके x2 यानी यहाँ पे उसका नाम हमने y2 रखा है, वहाँ पे जा सकता है। और चाहे तो एनी नंबर ऑफ एज भी हो सकते हैं, तो 0 नंबर ऑफ एज तो यहाँ पे हो गए, तो 1 2 3 4 वो इस तरह हो जाएंगे कि हमने एक a को यहाँ पे रीड करवा दिया, ताकि एक ए रीड कर लिया है उसके बाद जा सकता है। लूप है तो 2 3 4 5 ए भी रीड कर सकते हैं, और चाहे तो ए को नहीं भी रीड कर सकता फाइनल स्टेट पे जाने के लिए। तो इसका मतलब ए स्टार बी यहाँ से अगर इस पाथ को फॉलो करता है तो ये ए स्टार एक कंपलसरी है, तो यहाँ से कंफ्यूजन हो जाती है कि एक है तो यहाँ कंपलसरी, भाई अगर इधर से जाएंगे तो कंपलसरी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके ए स्टार का इफेक्ट हमने ले लिया। ए स्टार यानी अगर आप चाहें तो ए को ओमिट कर दें तो अब यहाँ से चले जाएं बी पे, और चाहें कि ए को कंसिडर करना है एनी नंबर ऑफ टाइम 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर ऑफ टाइम, तो देखिए 1 तो यहीं पे हो जाएगा, उसके बाद बी। तो ये है
बी विदाउट एन ए, और यहाँ पे है 1A देन बी, और सिर्फ 1A नहीं, लूप की वजह से एक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी ए आपको चाहिए तो आप बी पे जा सकते हैं। तो ए स्टार बी का सारा काम हमने इस स्टेट से ले लिया है। ओरिजिनल ये ऑटोमेटा है जो y1 और y2 की फॉर्म में मौजूद है। हमने अपना काम निकालने के लिए एक और स्टेट को रखा जिसका बिहेवियर यही था, बिहेवियर ये था कि ए स्टार और बी को इनिशियली भी एक्सेप्ट करवाया जा सके। तो ए स्टार बी इनिशियली भी एक्सेप्ट हो सकता है और एम्प्टी स्ट्रिंग को तो करना ही करना था, इसीलिए तो हमने इसको फाइनल स्टेट बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम से कि आप एक एम्प्टी एज लेके जाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा और आप उस रिजल्ट को जिस तरीके से भी ड्रा करना चाहें वो ड्रा हो जाएगा। अब आप उसको अगर चाहें, और बेहतर यही होता है कि उसको सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई करना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप देखें, आपको बिहेवियर से पता चल रहा है कि ये इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा तो ये दोबारा एक्सेप्ट होकर इधर आ सकता है और इधर से यहाँ पे जा सकता है एक्सेप्ट होने, और जब एक दफ़ा एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट होने के बाद एनी नंबर ऑफ बीज और ए, और फिर एनी नंबर ऑफ एज और फिर बीज और एज और बीज। तो असल में इस एज की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये कह रहा है एक ए हो सकता है, और देखिए अगर नहीं भी हो सकता था, अगर हम इस बी वाली एज को लेते तो दो एजेस हो तो एक ऑप्शन होता है। ठीक है, एक ए आ सकता है और वहीं भी एक्सेप्ट ही होना है। तो अगर ये ए के बाद इधर ही आता और एक्सेप्ट हो जाता, क्योंकि उसके बाद भी तो ये बी और एनी नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कर सकता था। तो हमें इनफैक्ट इस स्टेट की ज़रूरत नहीं है, ये इक्विवेलेंट है इसके। इस लास्ट वाले पोर्शन को हम छोड़ सकते हैं और इधर बी के बजाय ए बी दोनों लिख सकते हैं। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा और चीज़ समझने में भी आसान हो जाएगी कि असल में क्या कर रहा है ये बी, और उससे पहले ए भी हो सकता है एनी नंबर ऑफ ए, तो ए स्टार बी को ही एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है जी, आइडिया हो गया आप लोगों को। उम्मीद है मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम मैंने 3 दफ़ा बताया है, तो उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने क्वेश्चंस हैं आपके मुझे प्राइवेट मैसेजेस में मत भेजा करें। मैंने अलाउ किया था, लेकिन मसला उसमें यह है कि हमें उसका लॉग रखना होता है। हमसे पूछते हैं कि आपने स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर के लिए वक्त दे सकते हैं कि नहीं, और मैं तो 24/7 वक्त दे रहा हूँ। तो अब तकरीबन 80 बच्चे हैं, हर एक की चैट को सेव करना और एज अ प्रूफ रखना है कि जी मैंने बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर किए हैं, तो कल को मेरे ऊपर ये एतराज़ ना है कि आपने बच्चों को सेशन तो लिए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर तो अपलोड किए हैं, लेकिन बच्चों से कोई आपकी इंटरेक्शन हुई नहीं है, क्योंकि जूम का सेशन तो हम कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। ठीक है, हाँ, हम हमारे जितने जूम के सेशन रह गए हैं तो हम पर वीक एक जूम का सेशन तो ज़रूर रखेंगे, एक किसी वीक में 2 भी रख देंगे ताकि ये चीज़ कंपनसेट हो जाए। लेकिन फिर भी आप मुझे क्वेश्चन जो है ग्रुप में भेजा करें, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाता है। ठीक है ना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी जूम के सेशन इंशाल्लाह ताला हमारे एज़ पर शेड्यूल मुकम्मल हो जाएंगे पर वीक इंशाल्लाह ताला। अगला जो जूम का सेशन होगा इसके अंदर हम इंशाल्लाह असाइनमेंट का रिज़ल्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला। और आपके कोई क्वेश्चन आंसर हुए तो मैं उसको देख लूँगा। आप लोग के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं आप मुझे भेज दिया करें ग्रुप के ऊपर, तो उसको जूम के सेशन में भी हम डिस्कस कर सकते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। जो बच्चा उस वक्त किसी वजह से हाजिर नहीं है तो उसको क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो इश्यूज़ इंशाल्लाह ताला हमारे सॉल्व हो सकते हैं दोनों के कोऑपरेशन से। मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि हमने 16 टास्क करने थे और हमने सिर्फ 9 टास्क किए थे, तो 7 टास्क हमारे रह गए थे। बड़े इजी टास्क है, इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम उसको देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि बिल्ड एन इक्विवेलेंट एनएफए। ये हमारे पास एक एफए है, ठीक है, यानी डीएफए है। तो इसका एक इक्विवेलेंट एनएफए बनाना है दैट है फेवर नंबर ऑफ स्टेट्स, जिसके अंदर स्टेट्स की तादाद कम हो। तो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन को समझना आधा सोल्यूशन होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आधा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझे तो आप फिर जो मर्जी जो है दम दरूद पढ़ लें, जो मर्जी जो है हाथ पाँव चला लें। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप आंसर नहीं उसका निकाल सकते, ये चीज़ ज़हन में रख लें। क्वेश्चन को समझना आधा सोल्यूशन होता है। एनएफए बनाना है हमें। एनएफए मतलब हमें अलाउ है कि आप मल्टीपल एजेस निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अलाउ का मतलब परमिजिबल, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमें कम से कम एक स्टेट को निकालना है 4 में से, यानी कम से कम एक स्टेट निकाल के 3 स्टेट, उससे कम भी आप अगर बना सके तो बना लें। लेकिन एक स्टेट को अगर आप सिर्फ ओमिट कर देंगे, किसी तरीके से रिमूव कर देंगे और उसको कंपनसेट कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा।
अब ये होगा कैसे? देखिए जी, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट को तो हम हटा ही नहीं सकते इस केस में। फाइनल स्टेट है, इसको भी हम कैसे हटाएं? इन दोनों में से कोई एक स्टेट हटेगी। तो इन दोनों स्टेट्स में अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक लूप है, यानी सर्किट है जिसका बिहेवियर एक लूप की तरह है, ए स्टार बी। और ये ऐसी चीज़ है कि इनिशियल से फाइनल तक होने के लिए इस स्टेट से गुजरना ही पड़ता है। तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर वाली है इसको किसी तरीके से हम कोशिश करेंगे ओमिट करें, नहीं तो हम कहेंगे जी ये नहीं हो सकता। अव्वल तो जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उम्मीद होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम देखते हैं इन स्टेट के बिहेवियर को। ये जो स्टेट है जी, इन दोनों स्टेट में से देखना है, ये जो स्टेट है इसका इनकमिंग एज है बी, ठीक है जी। इस स्टेट पे पहुंचने के लिए आपको एक बी रीड करना पड़ता है। तो मैं इधर ज़रा रफ वर्क के लिए यहाँ लिख लेता हूँ, इस स्टेट, या हम इस स्टेट की बात कर रहे हैं, ये वाली, इस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें बी रीड करना पड़ता है। ये अगर हम ऊपर से बी रीड करना पड़ता है, और उस बी से पहले एक ए का लूप भी रीड करना पड़ता है। तो ए स्टार बी मुझे रीड करना पड़ता है इस स्टेट पर पहुंचने के लिए यहाँ से। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे ए स्टार बी रीड करना पड़ता है। तो देखें, ये स्टेट और ये स्टेट इस माने में तो सेम है, इस माने में तो ये बिल्कुल एक जैसे हैं कि आपको ए स्टार बी रीड करके यहाँ आना पड़ता है, ठीक है। तो ए स्टार बी रीड करके अब यहाँ आते हैं, ए स्टार बी रीड करके अब यहाँ आते हैं। तो यहाँ तक तो इसका बिहेवियर सेम है। अब इस स्टेट को देखें, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक ए रीड करना है। यहाँ से यहाँ तक तो ए रीड करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते। इन दो स्टेट्स का बिहेवियर सेम हो जाएगा अगर देखें, ए स्टार बी से आप माइनस से इस वाली स्टेट पे पहुँच सकते हैं, और ए स्टार बी से इस स्टेट से यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप ए रीड करके यहाँ भी पहुँच सकते हैं, यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो अगर आप सिंपल एक काम कर दें, आप इस स्टेट से यहाँ पे एक एरो लगा के यहाँ ए लिख दें, तो अब क्या ये दोनों स्टेट्स का बिहेवियर सेम नहीं हो जाएगा? इनिशियली आप इधर गए ए स्टार बी, उसके बाद ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी का सर्किट, और उसके बाद बी। तो ये देखिए, ये तो आप यहाँ से भी अटेंड कर सकते हैं, ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी। तो इसकी जो फंक्शनिंग थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई, लिहाजा इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमें छुट्टी हो गई। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको बता रहा था, क्वेश्चन को समझना आधा सोल्यूशन होता है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से ड्रा कर लीजिएगा। मैंने तो सिंपली एक एरो इधर लगा दी, आप समझ गए होंगे यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है। तो बिल्कुल सेम बिहेवियर इसका हो गया जो कि इनिशियली उसका बिहेवियर था, ठीक है। तो ये आपने इसको सॉल्व कर लिया, इजी था बिल्कुल, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें, चीज़ आसान हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये उसका रिजल्ट, ठीक है, या मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये रिजल्ट कैसे आया, ठीक है। अच्छा, अब अगला, बिल्ड एन इक्विवेलेंट एनएफए दैट हैव फीवर स्टेट्स फॉर दिस। हम कहते हैं जी एक एनएफए बनाओ, ये आपके पास एफ ए है, डी एफ ए है। डी एफ ए क्यों है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखें, पहली वाली स्टेट से दो एजेस हैं, ए बी, अगली स्टेट से भी ए बी और अगली से भी ए बी, और एग्जैक्टली दो ही एजेस हैं। तो इसका मतलब ये, और कोई स्टेट ऐसी नहीं जिसका कोई एज ना हो, और दोनों एजेस डिफरेंटली लेबल्ड हैं। तो ये डी एफ ए है। अब डी एफ ए से एन एफ ए बनाना देख लेते हैं जी। ये स्टेट हमारे पास कौन सी है, माइनस, और इधर से आप पहुंच सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल तक, फाइनल स्टेट को अगर आप देखें तो इनकमिंग एजेस दो हैं, दोनों पे बी है। इसका मतलब फाइनल पे पहुंचने के लिए बी तो कंपलसरी है। तो फाइनल तक पहुंचने के लिए बी तो कंपलसरी हो गया भाई, तो फाइनल तक अब बगैर बी के पहुंच नहीं सकते। अब इनिशियल से आप सिर्फ बी रीड करके भी पहुंच सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक ए रीड करें और फिर बी रीड करें। और अगर आप यहाँ से जाते देखें, अगर आप इस माइनस स्टेट से प्लस स्टेट पे जाएं बी रीड करके, तो ये क्या हो सकता है कि भाई बी रीड करना तो कंपलसरी है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, और या यहाँ से यहाँ पे आएँ बी रीड करना कंपलसरी है। उससे पहले अगर आप इस पाथ पे जा रहे हैं तो आप कोई ए रीड नहीं कर रहे। अगर आप इस पाथ पे जा रहे हैं तो एक ए रीड करके बी पे पहुंच सकते हैं, और आप वापस आते हैं दो ए रीड करके बी पे पहुंच सकते हैं, 3 4 5। इसका मतलब ये ए स्टार का बिहेवियर है,
तो ए स्टार बी, ठीक है, ए स्टार या अगर आप यहाँ से जाते हैं तो कोई भी ए नहीं होगा, यहाँ से जाते हैं तो 1 2 3 4 जो भी स्टेट होगी आगे इधर तक जाने के लिए बी चाहिए, तो ए स्टार बी, और ए स्टार बी के बाद आप ए प्लस बी कुछ भी रीड कर सकते हैं होल स्टार, क्योंकि वहाँ ए और बी का लूप है। तो अब आपको चीज़ आसान हो गई होगी जी, ये जो स्टेट है इसी के मुताबिक हम इसको ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन और एनएफए आपस में एक दूसरे की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग जो है ना इनकी डेवलप हो जाती है। तो जिस तरह कहते हैं केमिस्ट्री मैच करती है, उनकी केमिस्ट्री बड़ी आपस में मैच करती है, तो बड़ी आसानी से जो है ना चीज़ें समझ में आए। तो ये हो गया जी ए स्टार, तो ए स्टार के बाद बी, और बी के बाद इधर हम ये लिखेंगे ए कॉमा बी, ये तो इसका मतलब ये है अब कि ए स्टार बी और ए प्लस बी होल स्टार, तो ए स्टार बी ए प्लस बी होता है, कितनी ज़बरदस्त जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंस है इनके दरमियान। तो इसी वजह से एनएफए ज़्यादा पावरफुल हम जब बात करते हैं तो उस पावरफुल का मतलब ये नहीं होता कि ये कोई ये ज़्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, ये बिल्कुल उन्हीं लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा, रेगुलर लैंग्वेजेस ही को एक्सेप्ट करेगा जिनको एफ एक्सेप्ट कर सकता है, जिनको ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्ट कर सकता है, जिनको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए तो इनको रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। इससे एक बड़ा सबसेट, एक इसका एक बड़ा सेट आएगा, आगे जाके इसको पढ़ेंगे जब हम बताएंगे कि लैंग्वेजेस की टाइप्स कौन सी हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक टाइप की लैंग्वेज पढ़ी है जो रेगुलर लैंग्वेजेस है, आगे इर्रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी, फिर आगे रिकर्सिवली एन्यूमरेबल होंगी, और ये आगे एक पूरी सीरीज़ है, चेन है, 3-4 लैंग्वेजेस तो कम से कम आपसे मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो एनएफए की पावर जब हम एफ ए से ज़्यादा कहते हैं तो वो उस सेंस में नहीं कहते, हम इस सेंस में कहते हैं कि इसकी रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसको अंडरस्टैंड करना और इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से कोरिलेट करना, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ये ज़्यादा आसानी से हो जाती है, ठीक है ना। ये सिंपल सा इसका आंसर था, ठीक है जी। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे बयान की है, लूप ऊपर नीचे है, बाकी सेम वही चीज़ है। आगे रहते हैं टास्क नंबर 12 की तरफ। तो बिल्ड एन इक्विवेलेंट एनएफए दैट हैज़ 4 नंबर ऑफ स्टेट्स। तो आपको एक एनएफए बनाना है जिसके अंदर 4 स्टेट्स होंगी, तो यहाँ 5 स्टेट्स हैं, तो हमें 4 स्टेट्स चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि किस स्टेट को हम रिमूव कर सकते हैं। ये तो माइनस वाली स्टेट है, नहीं कर सकते, इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, और ये जो स्टेट है ये इससे तो होके जाएगा जहाँ भी जाएगा, तो इसको भी इंटरमीडिएट स्टेट ऐसी है जो बड़ी कंपलसरी स्टेट है। बात रहेगी इनकी और इनकी, इन 2 स्टेट में अगर हम इस स्टेट पे देखें तो इस स्टेट से हम कहीं और स्टेट जा नहीं सकते, इट मीन्स इट इज़ अ डेड एंड, ये एक डेड एंड स्टेट है। तो डेड एंड स्टेट तो एनएफए के अंदर कंपलसरी होती नहीं, हमने पहले बात की थी, तो बस सिंपल सा आंसर है, डेड एंड स्टेट इज़ नॉट कंपलसरी एट ऑल इन एनएफए। इसको आप रिमूव कर दें किसी भी तरीके से, मैंने तो थोड़ा सा हाइड कर दिया इसको, तो आपका जो है ये इजी सा आंसर आ जाएगा, बहुत इजी सा आंसर। देखिए आपके सामने आंसर मौजूद है इसका, ठीक है। ये बहुत इजी सी एग्जांपल थी, इसलिए इस पर हमने ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना। ये है असल में अगला क्वेश्चन कि आपने इससे 5 से 4 स्टेट तो बना ली, लेकिन क्या आप 4 से 3 बना सकते हो? ये असल क्वेश्चन है आपका। आप 4 से 3 बना सकते हो, यानी ओरिजिनली 5 है तो 5 से 4 बना ली, तो 5 से क्या आप इसको 3 वाली एनएफए बना सकते हो? तो 4 वाली एनएफए तो हमने बना ली, हमें पता है ये एट ऑल कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये वाली स्टेट जो है ये एट ऑल कंपलसरी नहीं है, तो इन चारों में से भी किसी और को हमें देखना है कि ओमिट कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अभी हम ये बात करके आए थे कि ये माइनस स्टेट है, इसको तो छोड़, इनिशियल स्टेट तो छोड़ नहीं सकते, फाइनल स्टेट को भी नहीं छोड़ सकते। ये ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट थी कि जिससे हो के गुजरना पड़ रहा है, तो ये भी मुश्किल है। बात रह जाती है इसकी, तो हम इसका बिहेवियर देख लेते हैं किसी और स्टेट की तरह है कि नहीं। अगर उसी की तरह है तो इस तरह हमने पहले क्वेश्चन में कुछ मर्जिंग की थी, इसी क्वेश्चन में भी हम थोड़ी बहुत मर्जिंग कर देंगे, तो हम उसको देख लेते हैं जी। हम देखते हैं कि जी इस स्टेट पे इनकमिंग एज कौन कौन सा है फाइनल स्टेट पे। जी ये ए है और ये भी ए है, तो इस स्टेट पे पहुंचने के लिए हमें ए चाहिए, मैं ज़रा फर्क यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उस ए से पहले ए प्लस बी में से कुछ भी हो सकता है, तो देयर कैन बी ए प्लस बी बिफोर दिस ए, ठीक है। अगर हम यहाँ से पहुँचते हैं तो ए से पहले ए प्लस बी हो सकता है, और हम यहाँ से पहुँचे हैं तो उससे पहले भी ए प्लस बी होगा। देखें ए प्लस बी होगा तो फिर ए पे जाएगा, ए प्लस बी होगा फिर ए पे जाएगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो एन एफ ए है, ए प्लस बी रीड करें उसके बाद दोबारा से ए रीड कर लें, तो बहुत सिंपल सी बात है।
अगर हम एक छोटा सा काम ये करें कि यहां से एक एज वापस इस स्टेट पर रख लें और उसको मैं लेबल कर दूं ए बी, तो हम देखते हैं उसका बिहेवियर कैसा होगा। देखें यहाँ पे थे आप, यहाँ के बाद आप ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए, तो इसका मतलब अगर आपने ये एज यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये स्टेट बिल्कुल वही काम कर रही है जो ये स्टेट कर रही थी। आप इसको हाइड कर दें, इसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ये भी। तो आपने इसको 3 स्टेट्स तक आपने इसको कन्वर्ज कर लिया है। ठीक है जी, तो ये उसका आंसर था, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने देखें एज यहाँ पे ये ऐड किया, जिसको मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में बनाया, आप लोग इसको अच्छे अंदाज से बना लीजिएगा। तो ये तो चूंकि एनएफए के अंदर तो हमें बड़ी सहूलतें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें दूसरा एज भी नहीं है, तो डेड एंड स्टेट की ज़रूरत नहीं थी। मसला इस क्वेश्चन में है कि बिल्ड एन इक्विवेलेंट डीएफए दैट हैज़ 4 स्टेट्स। आप एक ऐसा डीएफए बनाएं, देखें एनएफए नहीं है, डीएफए बनाएं। इसका मतलब इसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, इस डेड एंड स्टेट को, क्योंकि डेड एंड स्टेट डीएफए के अंदर होती हैं। ठीक है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो 4 स्टेट्स, अब देखें हमें खुद ही अंदाज़ा हो रहा है कि हमें किस स्टेट को ख़त्म करना है। ठीक है, वो कैसे, देखें ये तो माइनस वाली स्टेट है, ख़त्म नहीं हो सकती। ये इंटरमीडिएट स्टेट ऐसी है जहाँ पे चीज़ें कंपलसरी हैं, और ये हमारी प्लस स्टेट है, ये डेड एंड स्टेट है। यहाँ इधर बात है, दूसरा एज तो निकलेगा कहीं ना कहीं। इसको देखना पड़ेगा हम किस तरीके से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस भी तरह से हम इसको ड्रा कर सकें हम इसको ड्रा कर दें। तो आपको एक इनिशियल स्टेट चाहिए, और इनिशियल स्टेट के बाद आपको एक इंटरमीडिएट स्टेट चाहिए, और फिर आपको जो है एक प्लस स्टेट चाहिए जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, और फिर आपको एक और स्टेट चाहिए जो कि आपकी वो स्टेट है, डेड एंड स्टेट है। अब आप देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर आप जो है ना इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप इन दोनों को लिंक करेंगे, और यहाँ पे आप ए और बी दोनों को लिख देंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके पास ए और बी दोनों आ रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज में हम किसी किस्म की चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंटरमीडिएटली ए था, तो आप एक दूसरा एज उसको कंसिडर करेंगे, दूसरे एज को, और दूसरे एज को कंसिडर करने के बाद आप वहाँ पे ए लिख देंगे। अच्छा, आपको पता है कि इसका दूसरा एज भी होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट के 2 एजेस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्फ़ाबेट सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। अगर 3 होते तो 3 एजेस होते हैं, यहाँ 2 हैं, तो ए और बी इसके 2 एजेस हो गए। लेकिन इस स्टेट का दूसरा एज रह गया है, तो हमें पता है कि दैट इज़ इनफैक्ट अ डेड एंड स्टेट, उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो आप उसको रीड कर दें, बी रीड कर दें, यहाँ पे आप बी को रीड करवा लें। ठीक है, अच्छा, और डेड एंड स्टेट जो होती है उसके ऊपर होता है लूप, तो आप लूप कहीं से कॉपी कर लें कोई, हमें पता है कि ये लूप है, तो ये लूप हो गया। और इस लूप के ऊपर ए बी होता है, क्योंकि डेड एंड स्टेट से हम कहीं और नहीं जा सकते हैं, उधर ही रहते हैं। डेड एंड स्टेट का मतलब ही यही होता है। अब प्लस स्टेट है, प्लस स्टेट को इनपुट ए से मिल रही है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, और ए प्लस बी उसको चाहिए। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम इसको इस तरह कंसिडर कर लें कि यहाँ से एक एज वापस यहाँ पे ले जाएं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दें ए बी, तो क्या हमारा काम चलेगा? हम अभी इसके बिहेवियर को देख लेते हैं, और फिर हमें चीज़ों का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। देखें ये माइनस से, यहाँ पे देखें माइनस से आप ए बी रीड करके यहाँ आ सकते हैं, यहाँ चले गए। यहाँ से ए रीड करके प्लस पे जा सकते हैं, यहाँ चले गए। यहाँ से बी रीड करके जाएंगे डेड एंड स्टेट पे, हम वहाँ चले गए। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ऐसी स्टेट पे जाएंगे जहाँ हम ए बी रीड करके जा सकें, और उसके बाद बी से वहाँ वापस आ सकें। तो देखें यहाँ हम ए बी रीड करके यहाँ जा सकते हैं, और फिर सॉरी बी नहीं ए रीड करके वापस आ सकते हैं। तो बिल्कुल ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, इसका बिहेवियर इसकी तरह। तो सिंपल हो गया जी, डीएफए विद 4 स्टेट्स, बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट हमने बना दिया है, और ये उसका आंसर है। इसको हमने एक दूसरे अंदाज में यहाँ पे आपके सामने दिया है। अब आपके पास क्वेश्चन रह गए हैं 2।
बड़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मुन्ने चुने क्वेश्चन है। पहले तो ये आपको क्वेश्चन कहता है जी कन्वर्ट NFA टू DFA। NFA को कन्वर्ट करें DFA में। ये NFA है, NFA क्यों है? तो देखें यहाँ भी दो एजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे एक एड है दूसरा नहीं है, तो मतलब दूसरा एज होना चाहिए था, इसीलिए तो ये DFA नहीं है। तो अव्वल तो आप रिक्वायरमेंट देख रहे हैं आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ भी आपको दूसरा चाहिए, यहाँ कोई आउटगोइंग एज ही नहीं है, हालांकि दो होने चाहिए। तो इसका मतलब जो मेजर कमी है वो आपके पास एक डेड एंड स्टेट की है। तो अगर आपका डेड एंड स्टेट होगी तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ से B था तो आपको A चाहिए था ताकि वो डेड एंड स्टेट पे जा सके, और यहाँ पे आपको A है तो B का आउटगोइंग एज नहीं है तो आपको B का आउटगोइंग एज चाहिए था, ठीक है। आपको ऑफ कोर्स डेड एंड स्टेट के ऊपर एक लूप चाहिए होता है, आपको लूप चाहिए डेड एंड स्टेट के ऊपर, और लूप के ऊपर हमेशा A और B का लेबल होता है, कोई और लेबल नहीं होता। और यहाँ तो यहाँ के दो एजेस पूरे हो गए, यहाँ के A B पूरे हो गए, इसके अपने दो पूरे हो गए, A B इसके पूरे हो गए, और यहाँ पर नहीं है कोई एज, तो यहाँ पर भी तो दो आउटगोइंग एजेस होने चाहिए और वो हमारे पास लूप होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। आप बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक NFA को ले आए, अगर उसमें कुछ मजीद करने वाला नहीं है, बाद दफ़ा कुछ मजीद करने वाली चीज़ें होती हैं तो उसके लिए फिर आपको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम आपका करता क्या है, जिस तरीके से हमने उसको पढ़ा है कि FA बना देता है, सिंपल सी बात, और जिस अंदाज की भी डायग्राम आपको दिया उसका FA बना दे। NFMT दिया उसका भी FA बना देता है, NFA दिया उसका भी FA बना देता है। अगर दो को कॉन्कैटिनेट करें, कुछ चेंज करके एम्प्टी एजेस लगा दें, कुछ भी कर दें, आपको वो आंसर दे देता है, ठीक है, इतनी पावरफुल चीज़ है वो। ये उसका आंसर उसमें नहीं दिया हुआ, तो आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन, जो असल में पिछले लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन्हीं को पूरा कर रहा हूँ मैं। ये कन्वर्ट NFA टू DFA, तो NFA से DFA में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है जी, करते हैं इसको कन्वर्ट। अच्छा, यहाँ मैंने उसका सोल्यूशन असल में पहले किया हुआ था, तो हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो आप ये देखें कि B यहाँ से A का कोई एज नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक मुझसे थोड़ी गलती हुई है, मैंने यहाँ कॉपी करने में इसको जो है प्लस लिख दिया, तो ठीक है, इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, सही है, ताकि आपको दोनों तरीक़ों से पता चल जाए। मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट के अलावा कुछ और भी हो तो आपको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं थी कि जी जो एजेस आने चाहिए थे वो नहीं थे, तो आपने एजेस लगा दिए, वो कहाँ जा रहे थे, तो जाहिर बात है डेड एंड स्टेट की तरफ जा रहे थे, काम पूरा हो गया। यहाँ भी देखते हैं, तो देखें पहली स्टेट है, तो पहली स्टेट में एक एज तो आपका है B का, A का होना चाहिए था, इसका मतलब डेड एंड स्टेट की कमी है और कुछ एजेस चाहिए आपको, सही है। यहाँ पे आपके कोई एज नहीं है आउटगोइंग, तो यहाँ भी आपको चाहिए था, स्टेट नंबर 3 पे भी एज चाहिए था, लेकिन स्टेट नंबर B में A का एज तो चाहिए। मसला एक और आ गया कि B के दो एजेस हैं, तो अब आपको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट यानी सिर्फ एजेस और एजेस की तादाद को देखें, उसके अलावा भी कुछ मसाइल हैं, तो उसके अलावा जो नॉन डिटर्मिनिज्म के मसाइल हैं वो आपका कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम सॉल्व कर देता है। हाँ, बहुत सिंपल केसेस में आप उसको वैसे भी डील कर सकते हैं, आप डायग्राम को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा था कि मैं इसको किस तरीके से अल्टर करूं तो मेरा काम चलेगा, लेकिन अगर वो ना हो तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना सिंपल है इसको कन्वर्ट करना, इसके मल्टीपल एजेस को रिमूव करना। देखें, इससे देख के आपको पता क्या चल रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। देखें, एक A और एक B अगर यहाँ से जाए तो इसका मतलब ये 2 B's को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर इधर जाने के बजाय ये यहाँ चला जाता है तो ये 1 2 3 B's को एक्सेप्ट करता है। तो ये लैंग्वेज असल में क्या है इस ऑटोमेटा की, 2 B's और 3 B's, दो ही वर्ड्स हैं, BB और BBB, डबल B और ट्रिपल B। तो अगर हम इस स्टेट को 3 वाली स्टेट को प्लस स्टेट में करार दे दूं, इस एज को रिमूव कर दूं ऊपर वाले को, तो देखें फिर क्या एक्सेप्ट करेगा। देखें 2 B's, क्योंकि ये भी फाइनल स्टेट है, और उसके बाद एक और B भी हो सकता है ऑप्शनली, तो 3 B's एक्सेप्ट हो सकते हैं, तो 2 B's भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, 3 B's भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल वही लैंग्वेज है।
तो अगर आप इतना सा अल्टर कर लें उसको कि यहाँ पे आप लगा दें प्लस और ऊपर वाला एज हटा दें, तो ये देखें ये और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास मसला सिर्फ क्या है बुनियादी, कि आपके पास डेड एंड स्ट्रेट वगैरह नहीं थी, वो आपने सिर्फ लगा दें, आपका काम चल जाएगा बस। यहाँ पे आपके पास ए मिसिंग था, यहाँ भी ए मिसिंग था, यहाँ भी ए मिसिंग था, और यहाँ तो मेरे ख्याल में ए और बी दोनों मिसिंग थे, तो आप दोनों लिख दें क्योंकि इसका तो आउटगोइंग एज कोई था ही नहीं, और डेड एंड स्ट्रेट के अंदर खुद ए और बी होता है तो बात खत्म हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल था। आप इसका नॉन डिटर्मिनिज्म रिमूव कर सके इजीली, लेकिन हमेशा आप रिमूव नहीं कर सकेंगे, बाद दफा कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे जैसे पीछे गुजरे हैं, तो उस सूरत में आपके पास अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होगा, आप कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को फॉलो कर लें, सेम यही रिजल्ट आएगा, कुछ फर्क नहीं होगा। अब क्या वाकई सेम यही रिजल्ट आएगा और कुछ फर्क नहीं आएगा, इस चीज़ को देखने के लिए मैं आपको इसको कंस्ट्रक्टिवली सॉल्व करके बताता हूँ। अच्छा जी, तो हम इसको देखते हैं, इसको हम मज़ीद किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम से। तो अब यहाँ पे देखें, इस डायग्राम का मज़ीद कुछ हिस्सा था लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इसको ओरिजिनल स्लाइड से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कोई मसला ना रहे, ओरिजिनल स्लाइड से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको कॉपी किया और मैं अपने टूल बॉक्स में आ गया। अच्छा जी, इस डायग्राम को मैं रिमूव कर देता हूँ और इस डायग्राम को भी हम कंसिडर कर लेते हैं, इन एजेस को हम बाद में देख लेते हैं, और इसको हम कहते हैं हम कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे। सही है, इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, ये हम फिलहाल साइड पे रख देते हैं। अच्छा, 1 से ए रीड करके आप कहाँ पहुँच सकते हैं, हम अब इसका बिहेवियर देखना शुरू हो जाते हैं। मैंने क्वेश्चन असल में सॉल्व किया हुआ है इसलिए मुझे तो सोल्यूशन का पता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़रा बहुत रिलैक्स होकर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे तो पता है ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन क्या है। तो हमें ऑफ कोर्स कुछ स्टेट्स चाहिए, हम सिर्फ ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट भी सेम वही आएगा जो इनिशियली आया। अब देखें, ये आपके पास है फर्स्ट स्टेट से आप बी रीड करके स्टेट नंबर 2 पे पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये यहाँ जो लेबल रखूँगा मैं वो स्टेट नंबर 1 लिखूंगा। मैं स्टेट नंबर 1 से बी रीड करके मैं स्टेट नंबर 2 पे पहुंच सकता हूं और कहीं नहीं पहुंच सकता। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को हम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ स्टेट नंबर 2 होगी। हाँ, ए रीड करके मुझे इसका मतलब कहीं और जाना है जो मेरी डेड एंड स्टेट होगी, तो इसको मैं इंक्लूड कर लूँगा बाद में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पे ए रीड करके मैं डेड एंड स्टेट पे जा रहा हूँ। डेड एंड स्टेट पे ए बी का लूप वैसे ही होता है। अच्छा, स्टेट नंबर 2 से मैं ए रीड करके कहीं नहीं जा रहा, तो इसका मतलब मुझे एक डेड एंड स्टेट पे जाना है, वो मैंने इसको एज लगा लिया। और बी को रीड करके मैं कहाँ जा सकता हूँ, बी को रीड करके मैं स्टेट नंबर 4 पे भी जा सकता हूँ, स्टेट नंबर 3 पे भी। इसका मतलब यहाँ पे जो चीज़ होगी वो 3 भी होगी और 4 भी होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके 2 एजेस हो गए, इसके 2 एजेस हो गए, इसके एजेस की बात करनी है। तो स्टेट नंबर 3 और 4 से मैं देखूं मैं ए रीड करके कहाँ जाता हूँ। 3 और 4 से ए रीड करके मैं कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब कि वो कोई डेड एंड स्टेट ही थी जिसको हमने एनएफए के अंदर लिखा नहीं था। और बी रीड करके मैं कहाँ जा सकता हूँ, 3 और 4 से। ठीक है, 3 से बी रीड करके मैं 4 पे जा सकता हूँ और 4 से कहीं नहीं जा सकता। तो इसका मतलब 3 या 4 मैं जिस स्टेट पे भी हूँ मुझे बी रीड करके 4 ही पे पहुँचना है अल्टीमेटली। ठीक है जी। अच्छा, 4 से मैं बी रीड करके कहीं जा सकता हूँ, नहीं। ए रीड करके कहीं जा सकता हूँ, नहीं। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सूरतों में मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को फॉलो किया, सेम वही रिजल्ट आया जो पहले था हमारे पास। बस अब मैं स्टेट्स को नाम दे सकता हूँ। ठीक है, ये भी फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है, ये दूसरी स्टेट थी, तो रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम आपको डेफिनेट रिजल्ट देता है जब आप फंस जाते हैं कहीं भी, आपको नॉन डिटर्मिनिज्म रिमूव ना कर सकते हो और इशू सिंपल ना हो, जैसा कि सिर्फ डेड एंड स्टेट को ऐड करना। लेकिन बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम इतनी सिंपल होती है कि आपको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत में आपका क्वेश्चन गलत नहीं समझा जाएगा, वो ठीक ही समझा जाएगा। तो ये चीज़ आपको असल में बताना यहाँ पे मकसूद थी। उम्मीद आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा, बल्कि ख्वाहिश तो ये कि अच्छा खासा आइडिया हो गया हो और इन चीज़ों को अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है ना,
क्योंकि हमने इन चीज़ों को इतनी दफ़ा रिपीट कर लिया, इतनी दफ़ा रिपीट कर लिया कि अब जो मेरे अपने बच्चे हैं 5-6 साल के, वो भी कहते बाज़ बार कह रहे होते कि बाबा ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, और अक्सर ठीक ही कह रहे होते हैं। तो बहुत ईजी चीज़ है, उम्मीद है कि लेकिन फिर भी आप लोगों की कोई क्यूरीज होंगी तो आई एम बाउंड टू आंसर, ठीक है ना, मैं इंशाल्लाह ताला उनको आंसर करूँगा। ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। तो ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।